नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम चर्चा करेंगे पारस्परिक निर्भरता और जैविक अंतर संबंध की, यानी कि जीवधारी एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। अब देखिए, कोई भी संबंध होगा दो तरह से हो सकते हैं। जैसे हम घर का एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं कि आपके आपके फैमिली वालों से क्या जरूरत है, क्या रिलेशंस है, कैसी उन पर निर्भरता है, तो वो कहलाता है अंतः जाति, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। इसके अलावा अपने घर के अलावा बाहर के लोगों के साथ आपके कैसे संबंध हैं, कैसे उनकी आवश्यकताएं हैं, कैसी उनकी जरूरतें हैं, तो ये सब हम पढ़ते हैं अंतर्जातीय संबंध में। अंतर्जातीय संबंध में क्या होता है, देखिए कि समान जातियों के बीच परस्पर संबंध के बारे में पढ़ते हैं। समान जातियों के बारे में तो होता क्या है कि कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो एकल रहती हैं, है ना। अलग अलग आपको देखी होगी। कुछ प्रजातियां मतलब होगा क्या कि अलग अलग रहती हैं, और कुछ प्रजातियां रहती हैं झुंड में रहती हैं, है ना। तो कुछ प्रजातियां सामाजिक संरचना दिखाती हैं और कुछ प्रजातियां एकल तरीके से रहती हैं। जैसे कि अपने में संयुक्त परिवार होता है, और कौन सा परिवार होता है जो अलग होता है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, वैसा परिवार। और कुछ परिवार में संयुक्त रहते हैं। संयुक्त वाली प्रजातियां सामाजिक संरचनाएं दिखाती हैं। और इसके बाद अंतर जातीय संबंध की बात करें तो इनमें क्या होता है, एक होता है नकारात्मक सहचर्य। क्या होता है आगे के वीडियो में आप जान लेंगे। नकारात्मक सहचर्य, इसके अलावा होता है सकारात्मक सहचर्य, और तीसरा होता है अंतर्जातीय में है ए, बी और सी। तीसरा है उदासीन सहचर्य। मतलब इनसे नकारात्मक, सकारात्मक और उदासीन में क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको बताते हैं। आगे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि होता क्या है। देखिए, दो जातियां जब एक दूसरे पर निर्भर होती हैं तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होगा। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को फायदा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ना तो किसी को फायदा हो और ना किसी को नुकसान हो। तो ये सब क्या है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी हम देख लेते हैं। जैसे पहले आप उदाहरण से समझिए। नंबर 1 की बात करें, क्रियाओं के प्रकार के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। जैसे क्रियाओं के प्रकार, जाति ए कैसा क्या है आप समझ जाएंगे, जाति बी। और आगे बात करते हैं पारस्परिक क्रियाओं की प्रकृति के बारे में कि एक दूसरे से इसमें क्या लाभ और क्या हानि होती है। आप अभी इस तुरंत समझते हैं, देखते जाइए। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सहोपकारिता, मतलब कुछ बता देंगे कि सहोपकारिता किसे कहते हैं, या घुमा के उल्टा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये जीव और ये जाति आपस में क्या दिखाती है। तो सहोपकारिता में क्या होता है, जाति ए को भी फायदा होता है और जाति बी, दोनों को फायदा होता है। यानी कि प्रभाव कैसा होता है, सकारात्मक प्रभाव होता है दोनों जातियों में। ठीक है, तो ये कहलाता है सहोपकारिता। ऐसे याद रखोगे कि एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं, तो उपकार हमेशा क्या है, धनात्मक। अब क्या होगा, सहभाजिता। सहभाजिता, इसमें क्या होगा, एक जाति एक या जाति भी किसी को भी एक को लाभ होगा, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं होगा। यानी कि एक को, अब ये जरूरी नहीं प्लस यहाँ लिखा जीरो यहाँ लिखा, उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो हो यहाँ पे प्लस हो। तो एक को लाभ और एक उदासीन। ठीक है, एक उदासीन। तो ये भी प्रभाव कैसा हुआ, ओवरऑल। तो ओवरऑल प्रभाव हो गया सकारात्मक प्रभाव। इसके बाद बात करते हैं परजीविता। परजीविता, तो परजीवी क्या होता है, एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी। लाभ किसको होगा, लाभ होगा परजीवी को, होगा ही जो दूसरे पे जीवित रहता है, तो लाभ होगा परजीवी को। और नुकसान किस पे होगा, दूसरे पर जिस पे वह परजीवी निर्भर करेगा। इसके बाद बात करते हैं परभक्षण। परजीवी और परभक्षण में अंतर क्या, अभी हम समझाते हैं। परभक्षण में क्या होता है कि ए के लिए, हाँ तो ये प्रभाव इसमें क्या हो गया, नकारात्मक प्रभावित हो गया। और इसी तरह परभक्षण में क्या होगा कि एक को लाभ होगा और एक को हानि। लाभ किसको होगा, भक्षण करने वाले को, जो उसको खाएगा। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, नकारात्मक प्रभाव।
और परजीवी और परभक्षण में क्या होता है, परजीवी में पूरी तरह से जो परजीवी होता है वो दूसरे को समाप्त नहीं करता है, जबकि परभक्षण में दूसरे को पूरा खा ही लेता है, हजम कर जाता है। ये समझ, परजीवी और परभक्षण में ये है। तो दोनों क्या है, नकारात्मक। सहभाजिता सकारात्मक, सहोपकारिता सकारात्मक, परजीविता परभक्षण नकारात्मक। इसके बाद बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की। प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, सीधी बात है, दो लोगों में प्रतिस्पर्धा होगी तो दोनों पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव, यानी कि ए और बी दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बुरा प्रभाव का मतलब हो गया, बुरा प्रभाव का मतलब हो गया नकारात्मक प्रभाव। इसको एक बार और समझ लीजिए, कह रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। क्रियाओं के प्रकार, जाति ए जाति बी, पारस्परिक क्रियाओं की प्रवृत्ति। तो सहयोगकारिता में क्या होता है कि दोनों जीवों को यानी दोनों जातियों को फायदा पहुंचता है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव होता है ओवरऑल। और सहभागिता में एक को तो फायदा होता है और एक को नुकसान नहीं होता है, ना उसको फायदा होता है ना नुकसान होता है, यानी कि एक को लाभ एक उदासीन, ओवरऑल सकारात्मक प्रभाव होता है। परजीविता में क्या होता है, एक को फायदा होगा, कौन से परजीवी को फायदा होगा, और नुकसान हो जाएगा दूसरे को, क्योंकि उससे वो पोषण लेगा, तो ओवरऑल नकारात्मक प्रभाव होता है। परभक्षण में क्या होगा, एक को फायदा एक को नुकसान, जिसको खाएगा उसको नुकसान और जो खाएगा उसको फायदा, तो ओवरऑल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दोनों पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और ओवरऑल नकारात्मक प्रभाव आता है। इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इनको समझाते हुए कि होता क्या है ये सब जो हम बता रहे हैं, परजीवी परभक्षण इनको। तो परजीविता, परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, परजीवी प्लस परपोषी। ठीक, परजीवी प्लस परपोषी मिल गए। प्लस में यानी कि इसको क्या होगा, लाभ परजीवी को, और परपोषी ये हानि। और परजीवियों की जनन दर उच्च होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आहार व आश्रय दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। कैसे, ये अभी हम आपको बता दें। परजीवी मतलब किसी दूसरे पर अपना जीवन या अपना पोषण ग्रहण करना। उदाहरण के लिए लिख लो, करक्यूटा यानी कि अमरबेल। ठीक है, लोरेंथस जिसको बोलते हैं मिस्टलेटो, तथा रेफ्लेसिया, नाम याद रखने हैं, रेफ्लेसिया, ये सब क्या हैं, पौधे, परजीवी पौधे, परजीवी पौधे। इसके बाद एस्केरिस है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, एस्केरिस। एस्केरिस ये क्या है, ये है परजीवी जो कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में, मनुष्य की आंत में। ठीक है, परजीवी और परपोषी जब मिल जाते हैं तो आहार व आश्रय दोनों ने मिल जाता है, क्योंकि परजीवी क्या इकट्ठा कर देता है, आहार, और परपोषी क्या कर देता है, आश्रय ले लेता है। कैसे, अभी उदाहरण आगे भी समझते जाएंगे तब आपको ये डाउट क्लियर होगा। इसके अलावा उदाहरण बात करते हैं, पीताकृमि, गोलकृमि तथा मलेरिया परजीवी एक पूर्ण परजीवी है, एक पूर्ण परजीवी है। क्यों, क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर है। ठीक है, जैसे मच्छर है ना, तो मच्छर में क्या रहता है, जैसे ये मच्छर है, मच्छर में क्या रहेगा, मलेरिया परजीवी, और मच्छर क्या है, परपोषी। तो मच्छर परपोषी हो गया और इसी में क्या मिल गया, परजीवी।
दोनों मिल गए और दोनों मिलकर एकदम से क्रांति लिख दी। तो परजीवी को क्या मिल गया? आश्रय। कहाँ से? मच्छर से। और भोजन भी मिल गया क्योंकि मच्छर जो खून चूसता है वो भी मिल गया। तो परपोषी और परजीवी मिलकर भी एक साथ रह सकते हैं। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फ्रेंड, सुने वही वाला सिस्टम है म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाइकेन से हमेशा क्वेश्चन मिलता है। उदाहरण पहले समझ लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन, LICHEN। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? ये भी पूछा जाता है कई बार। लाइकेन बना होता है कवक प्लस शैवालों से। कवक प्लस शैवालों से। उदाहरण समुद्री एनीमोन, हर्मिट क्रेब के, हर्मिट क्रेब जो होता है इनकी केकड़ा, उसके क्रेब के कवच के साथ क्या हो जाएगा? संलग्न। अगर कवच के साथ संलग्न हो जाएगा किसी केकड़े के तो उसको क्या मिल जाएगा? परिवहन तथा नया भोजन। तो उसको क्या प्राप्त हो गया? परिवहन तथा भोजन प्राप्त हो गया। किसको? समुद्री एनीमोन। जबकि अब इसमें फायदा क्या है? एनीमोन, हर्मिट क्रेब को फायदा क्या है? हर्मिट क्रेब को फायदा ये है कि समुद्री एनीमोन होता है जो, वो क्या होता है? विषैला। उसमें दंश कोशिकाएं होती हैं जिसको बोलते हैं डंक, दंश कोशिकाएं। तो दंश कोशिकाओं से जब हर्मिट क्रेब पे कोई अटैक करने वाला होता है तो वो क्या करता है? रक्षा करता है या उससे बचते हैं दूसरे परजीवी या परभक्षी हर्मिट क्रेब से। तो समुद्री एनिमोन और हर्मिट क्रेब किस में रहते हैं? सहोपकारिता में। उसमें फायदा क्या है कि वो उसके क्रेब के कवच के साथ संलग्न हो गया एनिमोन। अब संलग्न होने से फायदा क्या हुआ कि बढ़िया तो घूमने को मिल रहा है, मस्त फरारी समझ लो उसके लिए, और भोजन भी मिल रहा है। क्रेब चल रहा है, बढ़िया खाता पीता है, उसमें तो कहता थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे भाई। और बदले में वो क्या कर रहा है? क्रेब की सुरक्षा, कि उसके पास होती है डंक मारने वाली कोशिकाएं, और अगर कोई इस पर अटैक करेगा तो तुरंत डंक मारेगा। तो ये बढ़िया दोस्ती है, ये कहलाती है सहोपकारिता। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं सह भोजिता। सह भोजिता, इसको बोलते हैं कॉमेंसैलिज्म। सहभोजिता में क्या होता है? सहभोजिता में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। मतलब दूसरे को उदासीन रहेगा, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए शकरफिश। शकरफिश सिमोरा जो है, शकरफिश कौन सी? सिमोरा अपने सिर को, अपने सिर को शार्क मछली से संलग्न कर लेती है। शार्क मछली से संलग्न कर लेती है। ठीक, जैसे मान लो ये कोई शार्क मछली है और इससे इसने अपने सिर को संलग्न कर लिया। ठीक, और उससे क्या होगा? फायदा और नुकसान क्या होगा? तो इसको तो मिल गया, शकरफिश को सुरक्षा भी मिल गई क्योंकि शार्क तो खुद ही खतरनाक है, परिवहन भी मिल गया, और इसका बचा कुचा भोजन भी स्वयं को मिल गया। बदले में शार्क को क्या मिला? कुछ नहीं,
यानी कि एक को फायदा और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, तो ये कहलाया सहभोजता या कॉमेंसैलिज्म। ठीक है, इसके अलावा अन्य उदाहरण देख लेते हैं। फर्न, मॉश, आर्किड तथा बड़े वृक्षों का संबंध। आपने देखा होगा जहां पे ज्यादा वर्षा होती है, उत्तराखंड साइड गए होगे या नॉर्थ ईस्ट साइड गए होगे, तो पौधों पर बेल ऐसी चढ़ी होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो इसलिए उन पे चढ़ जाते हैं ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, कि उनके सहारा मिल जाता है और ऊंचाई पे उनको सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। बदले में पौधे को कोई पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इनको तो हो गया फायदा, फर्न मॉस आर्किड को, और आश्रय भी मिल गया इनको, और पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये सब कहलाया सहभोजिता। अब इसी में आगे बात करते हैं। असहभोजिता। असहभोजिता किसको कहते हैं? एमेंसेलिज्म। ऊपर क्या था? कमेंसेलिज्म, ये है एमेंसेलिज्म, यानी कि असहभोजिता। इसमें क्या होता है? ये होता है नकारात्मक सहचर्य। नकारात्मक सहचर्य। इसमें क्या होता है? इसमें करते हैं एक प्रजाति जो है वो दूसरे को सीमित कर देती है, यानी कि लिमिटेड, उसकी ग्रोथ लिमिटेड कर देती है, सीमित कर देती है। लेकिन 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 अन्य प्रजातियों से सुरक्षा प्रदान करती है। अन्य प्रजातियों से सुरक्षा प्रदान करती है। माने, मान लीजिए हम हैं किसी के घर गए और उसको, ऐसे नहीं, हम समझाते हैं, सही, बढ़िया, एकदम मस्त एग्जांपल है। मान लीजिए एक कपल, एक लड़का और एक लड़की, ठीक, लड़की है, तो दोनों हैं। अब क्या करते हैं, ये लड़का है, रिलेशनशिप में आया, अब इसकी क्या करेगी? सीमित कर देगी कि तुम किससे मिलोगी, किससे नहीं मिलोगी। लेकिन अन्य प्रजाति अगर इसको नुकसान करेगी तो ये लड़का उसको क्या प्रदान करेगा? सुरक्षा। तो यही क्या कहलाया? असहभोजता, और ये है नकारात्मक सहचर्य। अब प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण वाला, जो आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड कवक, कौन सा? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड कवक पेनिसिलियम, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है। ठीक है, जो अन्य बैक्टीरियाओं की वृद्धि रोक ही देगा, जो अन्य बैक्टीरियाओं की वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि को रोक देता है, जो अन्य बैक्टीरिया, जिससे अतिरिक्त भोजन उपलब्ध रहता है, जिससे अतिरिक्त भोजन उपलब्ध रहता है। समझ रहे हैं कैसे? देखो, ये तो खुद में ही एंटीबायोटिक है, तो खुद की तो वृद्धि कर लेगा, लेकिन जो दूसरे बैक्टीरिया हैं जो भोजन को समाप्त कर सकते थे, उनको निपटा दिया, तो अतिरिक्त भोजन उपलब्ध बना रहेगा। ठीक है, और ये कौन सा है? ब्रेड मोल्ड कवक, कौन सा? पेनिसिलियम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की। आगे बात करते हैं प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। वो किस तरह की प्रतिस्पर्धा होगी? प्रतिस्पर्धा दो तरह की, एक
एक जैसे हमने अभी घर का एग्जांपल हमेशा लेते हैं, घर में कंपटीशन होती है और एक बाहर कंपटीशन होती है कि हम घर में सबसे आगे रहेंगे, हम घर में सबसे इंटेलिजेंट रहेंगे, घर में ये होगा हमें। और एक होता है बाहर कि हम बाहर लोगों में अपनी जगह बनाएंगे, लोगों से compete करेंगे, लोगों से आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो ये हो गई दो तरह की, एक अंतरजातीय और दूसरी हो गई अंतराजातीय। अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा, अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा होती क्यों है? देखिए, हमेशा से नेचर ने ऐसा बनाया है कि केवल श्रेष्ठ प्रजाति ही बचे। नेचर स्वयं नहीं चाहता है कि ऐसी प्रजातियां दुनिया में रहें जो कमजोर। तो जब प्रतिस्पर्धा होगी दो प्रजातियों के मध्य, तो होगा क्या कि एक को बाहर जाना ही होगा। या तो वो प्रजाति वहां से खत्म हो जाएगी, या फिर वहां से क्या होगी, विलोपित हो जाएगी, या फिर वहां से निकल जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। इनका सह अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन कब? जब दो श्रेष्ठ प्रजातियां, जैसे दो श्रेष्ठ प्रजातियां हों, दो श्रेष्ठ प्रजातियां हों। मान लो एक जर्मन शेफर्ड डॉग है, ठीक है, एक जर्मन शेफर्ड है और एक बुलडॉग है। तो दो श्रेष्ठ प्रजातियां हैं, एक ही जगह पर लड़ रहे, एक जगह के लिए। तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक एक हारी मानकर चला नहीं जाएगा। लेकिन यदि दोनों दुर्बल प्रजातियां हो, दोनों दुर्बल प्रजातियां हो, तो क्या होगा? जैसे गली के कुत्ते, वो देसी वाले देसी कुत्ते, मान लो छोटे छोटे बदले वो हैं कमजोर, तो दोनों क्या आएगा, सर्दी लगेगी, एक के ऊपर एक आपको बैठे मिलेंगे सर्दियों में। तो ये क्या करते हैं, सह अस्तित्व में शांतिपूर्ण रूप से रह भी सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नया एक सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। अगले में आपको बता देते हैं कि किसका सिद्धांत, जी एफ गॉस। ये कौन थे? रशियन वैज्ञानिक थे। कौन थे? रशियन वैज्ञानिक थे। इनका एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? बाह्य निष्कासन सिद्धांत। जी एफ गॉस, क्वेश्चन आ सकता है बाह्य निष्कासन सिद्धांत संबंधित है, तो जी एफ गॉस से संबंधित। इनका सिद्धांत क्या कहता है? इनका सिद्धांत कहता है कि दो सर्वसमान आवश्यकताओं वाली, दो सर्वसमान आवश्यकताओं वाली दो प्रजातियां हमेशा हमेशा एक ही निकेत यानी कि नीश, NICHE, एक ही नीश के अंदर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सिंपल सी बात है, यदि एक मोहल्ले में दो, या एक गांव में दो प्रधान हो, प्रधानपति उम्मीदवार, ठीक है, तो क्या वो एक ही घर में रह सकते हैं? नीश मतलब ही होता है, नीश हमने क्या बताया था, यूनिक होता है और एक प्रजाति उसमें रह सकती है। तो क्या दो प्रधान एक ही घर में रह सकते हैं जब वो प्रधान पद का इलेक्शन होने वाला है, यानी कि उनकी आवश्यकताएं समान है, तो हमेशा एक नीश के अंदर नहीं रह सकती हैं, उनमें से किसी ना किसी एक को बाहर जाना ही होगा। और बाहर कौन जाएगा? जो कमजोर होगा। यही है जी एफ गॉस का बाह्य सिद्धांत। या फिर आप यहीं से याद कर लो, किसी की जी एफ है, दो लड़कों की जी एफ, तो एक ही दो लड़कों की एक ही जीएफ नहीं हो सकती, एक ना एक को तो हटना ही पड़ेगा। यही तो जीएफ गॉस का बाह्य निष्कासन सिद्धांत है। ऐसे कर लो। अब बात करते हैं परभक्षण। परभक्षण जिसको बोलते हैं, प्रीडेटर नाम सुना है, दूसरों को खाने वाला, तो ये बोलते हैं प्रीडेशन। इसमें क्या होता है? दूसरे को खा लेना, ठीक है। और इससे क्या होता है? नेचर बैलेंस्ड रहता है, बैलेंस्ड रहता है।
कैसे बैलेंस रहता है? मान लीजिए एक प्रजाति है, दूसरे को ना खाए, हिरणों की संख्या अचानक से बढ़ जाए बहुत ज्यादा, नील गायों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा? उन्हें तो खाना चाहिए, खाना चाहिए ना, तो खाना खाएंगे किससे? जंगल से। जंगल के बाद खेतों में आएंगे, खेतों के बाद अब तो ये तो डिसबैलेंस हो जाएगा, लोग भी भूखे मर जाएंगे। इसके अलावा ये जितने भी शाकाहारी जानवर हैं सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ईश्वर ने बनाए मांसाहारी जानवर। अब मांसाहारी भी एक दूसरे को खाते हैं, वरना सोचो मांसाहारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? जब मांसाहारी बहुत जाएंगे, शाकाहारी गाय भी गायब, तो फिर वो एक दूसरे को खाते ही चले जाएंगे, खाते ही चले जाएंगे, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए परभक्षण बनाए एक दूसरे को खाने के लिए। इसके बाद एक और शब्द है युगलित। और दोलन, थोड़ा सा अजीब शब्द है, लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखें कपल्ड ऑस्किलेशंस। इसमें क्या होता है? इसी में परभक्षण से संबंधित है कि यदि परभक्षी की संख्या बढ़ी तो परभक्षण करने वालों की संख्या कम, और परभक्षी की संख्या कम हुई तो परभक्षण का शिकार बनने वाले, यानी कि जो परभक्षी कौन? जो दूसरों को खाए। परभक्षण कौन? जिसको खाया जाए। तो परभक्षण वाले जीवों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक दूसरे पे ये डिपेंड करते हैं, युगलित दोलन, यानी कि एक दूसरे पे व्युत्क्रमानुपाती रूप से ये निर्भर करते हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रहते हैं, अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे समस्थापन। ठीक है, तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके अलावा हम थोड़ा सा नया लाएंगे, वो नया वीडियो भी देख लेना, कुछ सीटेट से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद।